नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अश्वनी सीज में। मित्रों, आज चर्चा का विषय इस महामारी में, इस आपदा काल में जो कुछ सरकारी रवैये समक्ष हैं, मामला चाहे रूडी साहब का हो बिहार से, या पंजाब सरकार का हो, या मध्य प्रदेश सरकार का हो, अथवा राजस्थान सरकार का हो, या वैक्सीन की कमी को लेकर के जो प्रपंच दिल्ली सरकार रच रही है, इससे एक चीज स्पष्ट होती है कि इन सरकारों को, इन राजनीतिज्ञों को ऐसे आपदा में भी अपनी रोटियां सेकने की लगी है, जो नितांत निंदनीय है। हम डेमोक्रेसी की दुहाई देते हैं, तो क्या मित्रों डेमोक्रेसी का मतलब केवल वोट डाल के सरकार चुन देना होता है? क्या इन सरकारों का कुछ नैतिक दायित्व तो नहीं बनता? मैं भी एक ट्वीट देख रहा था, राहुल जी एक्टिवली बड़ा ट्वीट कर रहे हैं आजकल। आज उन्होंने ट्वीट किया कि साहब सरकारी व्यवस्थाओं के चलते लाशों का अंबार है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन एक और प्रश्न उठता है कि 57 साल के कांग्रेस शासन में क्या व्यवस्थाएं हुई जो आज व्यवस्थाएं इस तरह ध्वस्त हुई। अभी एक बहस चल रही थी नेशनल चैनल के ऊपर, जिसमें कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया नेते कह रही थी कि साहब वो जो पीएम केयर से जो वो खरीदे गए हैं वेंटिलेटर्स, वो डिफ़ॉल्ट हैं, इनबिल्ट डिफ़ॉल्ट हैं। तो राजस्थान में पीएम केयर से खरीदे गए वेंटिलेटर्स को गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने किराए पे दे रखा है। क्या मजाक है। सुप्रिया जी ने ये भी आरोप लगाया कि साहब 4 कंपनियों में जिनको टेंडर दिया गया था, 2 ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग का कोई आइडिया नहीं है, कोई वो नहीं है। वेरी राइट, हो सकता है, क्योंकि एक आम आदमी को इसकी जानकारी का कोई अधिकार ही नहीं है। आरटीआई में वैसे भी पीएम केयर्स जो है वो आरटीआई से बाहर रखा गया है। प्रश्न ये उठता है, आरटीआई से बाहर क्यों? वो जनता जो दान अनुदान देती है सरकार को, जो टैक्स देती है सरकार को, आखिर क्यों कर नहीं हमको ये अधिकार दिए जा रहे हो? क्या बिना इन अधिकारों के कि हम ये जान सके कि हमारे टैक्स का क्या सदुपयोग हो रहा है, क्या दुरुपयोग हो रहा है, कहाँ इसको लिया जाया जा रहा है और इससे किस तरीके की, किस स्तर की खरीदारी हो रही, कि हमको जानने का अधिकार नहीं होना चाहिए? जापान का मैं उदाहरण दूंगा, जहाँ रेफरेंडम होता है, चुने हुए जनप्रतिनिधियों का सोशल ऑडिट होता है। सोशल ऑडिट अगर हो रहा होता, रेफरेंडम अगर हो रहा होता, तो शायद पप्पू यादव के साथ वो ना होता जो आज हुआ। सुशासन की बात करने वाली नीतीश सरकार केवल इसलिए 30 साल पुराना केस ओपन करके, 40 साल पुराना केस ओपन करके चली गई कि पप्पू यादव ने रूडी जी के खिलाफ उनके यहां खड़ी हुई एम्बुलेंसों का खुलासा कर दिया। क्या नीतीश सरकार का यह नैतिक दायित्व तो नहीं बनता था कि पहले तो एफआईआर इसकी लॉन्च की जाती? उस डीपीओ सारंग को बर्खास्त क्यों नहीं किया जिसने सरकारी संपत्ति को एक सांसद को दे दिया? और जैसे अपने सांसद के बचाव में पूरा का पूरा भाजपा आया है, ये उससे ज्यादा निंदनीय है। याद हो खान साहब, आप पार्टी, जिन्होंने कहा था कि मोहम्मद के शहर से गैस आई है, ये मोमिनों को दी जाएगी, या उसके बंटवारे के लिए वो नीति निर्धारित करेंगे। मित्रों, मैं नहीं समझ पाया कि दुनिया का ऐसा कौन सा दिन है जो इस तरीके की बात की इजाजत देता है। ये आपदा है, पब्लिक को आपकी जरूरत है। खान साहब, जब वोट पड़ा होगा तो आपको मुसलमानों के साथ हिंदुओं ने भी वोट दिया होगा। रूडी जी, इसी जनता ने आपको चुन के सांसद बनाया है, जिसकी सांसों को आपने अपने घर में रोक लिया था, और आज आपकी पूरी पार्टी आपको बचाने में लगी है। क्या उस डीपीओ को इस बात की तनख्वाह दी जाती है कि वो सरकारी संपत्ति, जनता के उपयोग की वस्तुओं को एक सांसद के घर में बंधक रख दे? बड़ा शर्मनाक है। और ये एक बार फिर सिद्ध हुआ कि जब कभी ऐसा माहौल उत्पन्न होता है तो भाजपा ईडी को लगा देती है, सीबीआई को लगा देती है, और अब की बार तो उसने बिहार पुलिस को लगा दिया। इससे बड़ा नकारात्मक संदेश जाता है। हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदुओं को बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता ही जब नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगा हिंदुत्व, कहाँ रहेगा हिंदू बचाने की बातें?
क्या ऐसी स्थितियों में इस तरीके का संगीन कार्य करने वालों को छोड़ा जा सकता है? पीएम केयर्स के वेंटिलेटर्स पड़े हैं, उन वेंटिलेटर्स का जनता के हित में उपयोग नहीं हो रहा है। क्या ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों को बख्शा जा सकता है या बख्शा जाना चाहिए? एक बड़ा नैतिक सवाल है, केंद्र सरकार से भी और संबंधित राज्यों से भी। और इस लापरवाही में जितना भाजपा आगे है उतनी ही बराबर से कांग्रेस खड़ी है, चाहे वो पंजाब का मामला हो या राजस्थान का। बड़ी शर्मनाक स्थिति है और जनता को समझना चाहिए कि जिन पार्टियों के झंडे आप उठाते हैं उन पार्टियों के प्रतिनिधियों का ये व्यवहार है आपके साथ, उनकी नज़र में आप जिए या मरे। आज मैं ट्रोल देख रहा था ट्विटर के ऊपर ब्रजेश मिश्रा जी का। अब उसकी सत्यता क्या है, उनके ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट हुआ है। अब वो ट्विटर हैंडल कितना जायज़ है कितना नाजायज़ है एक आम आदमी इसको नहीं जान सकता, लेकिन उसमें ब्रजेश जी ने एक बड़ा गंभीर प्रश्न उठाया। यूपी सरकार ने हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए माना है कि उसने टेस्टिंग रेट जो है गिरा दिया है। क्या ये शर्मनाक नहीं? अगर ऐसा है या ये शर्मनाक नहीं जो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने वहाँ पे एफिडेविट फाइल किया है हाई कोर्ट में कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है, व्यवस्थाओं में कमी है। अरबों खरबों का बजट जो जनता से टैक्स के रूप में वसूला जाता है, आज जब उस जनता पे आपदा आई तो आप इस तरीके का व्यवहार करते हैं। मित्रों, एक बड़ी गंभीर बात आपसे शेयर करूंगा। ये बात मुझे कई दिन से खटक रही थी और मैंने अपने टाइमलाइन पे इसको शेयर भी किया है कि जिस तरीके से भाजपा सरकार इस बात पे जोर दे रही थी कि एक आदमी की सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ने पर एक परिवार को सिलेंडर मिल सकता है, तो मित्रों क्या भाजपा सरकार को या इन राजनीतिक पार्टियों को ये नहीं सोचना चाहिए कि जो पुराने सांसदों की पेंशन है अगर उस पेंशन को छुड़वा दिया जाए जनहित में, तो कितने बुजुर्गों को पेंशन मिल सकती है एक सांसद की पेंशन से। और हम सांसद चुनते हैं, सरकारी कर्मचारी नहीं चुनते। इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए किस बात के लिए पेंशन, और कौन सा सांसद ऐसा है जो सांसद अपनी निधि से न कमाता हो। कैसे एक बार सांसद बनते ही 5 साल के अंदर वो करोड़ों का स्वामी हो जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं एक नेत्री का नाम नहीं लूंगा जिन्होंने खुद कहा था कि हम 5 भाई बहन चाय में 1 रोटी डुबो करके 5 जने हम लोग नाश्ता करते थे, आज वो 50,000 करोड़ की स्वामिनी। 220 रुपये प्रति माह पर एक विद्यालय में सेवा कार्य करने वाला एक शिक्षक आज हजारों करोड़ का स्वामी, जबकि उसकी कोई फैक्ट्रियां नहीं, जबकि उसके कोई इतने बड़े बड़े प्रतिष्ठान नहीं। आवश्यकता है जनप्रतिनिधि अधिनियम में मूलचूल परिवर्तन की। आवश्यकता है हमारे जनप्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष जवाबदेह बनाने की, और आवश्यकता है जनता की। इस कोरोना ने अगर आपको विषमताएं दी है तो इसने अवसर भी दिया कि आप पहचानें कि आप जिनको समर्थन देते हैं, जिनको वोट देते हैं, जिनका झंडा उठा के चलते हैं, वो कितना पीछे आपके खड़े इस आपदा काल में। ऐसे ही हमारी आपकी चर्चा होती रहेगी। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें तो मित्रों हमको लाइक करें। नमस्कार।